हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ईएमआरएस सभी के लिए जो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है, बायोलॉजी क्लास में सेकंड पेपर को हम सब्जेक्ट जो पेपर है वो कंप्लीट पूरा आपको करवाया जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, ये आपको बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था, एक क्लास हो चुकी है और आज सेकंड क्लास है जेनेटिक्स की। तो आगे हम बात करते हैं आज आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। देखो, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इस ये थ्योरी क्या है, किसने दी है और क्या क्या इसमें बोला गया है, देखते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दी है बाल्टर सटन और थियोडोर बावरी ने। बाल्टर सटन और थियोडोर बावरी ने दी है 1902 में। जीन देखो, ये थ्योरी क्या कहती है कि जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होते हैं। जीन जो होते हैं, सभी जो जीन होते हैं वो कहाँ व्यवस्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होते हैं। जीन के समान गुणसूत्र भी किस में रहते हैं, युग्म में पाए जाते हैं। जीन के समान गुणसूत्र, जो जीन जैसे युग्म में रहती है तो वैसे ही गुणसूत्र भी युग्म में पाए जाते हैं। एक जीन के दो युग्म में विकल्पी होते हैं और समजात गुणसूत्र के समजात स्थल पर विद्यमान रहते हैं। एक जीन के दो युग्म में विकल्पी रहते हैं, जैसे टी और टी 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 ऐसे करके दो युग में विकल्पी होते हैं और समजात गुणसूत्रों के समजात स्थल सेम लोकस पर ही विद्यमान रहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में समजात जो गुणसूत्र होते हैं कि युग्मन यानी कि पैरिंग हो जाता है, वहाँ पे कपलिंग पैरिंग है ना, तथा उसके पश्चात पृथक्करण के समय अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के युग्मन तथा उसके पश्चात पृथक्करण के समय उन दोनों स्थित जीनों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहती है, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत इन्होंने बताया सटन और बावरी ने। अब बात कर लेते हैं सहलग्नता के बारे में। सहलग्नता या लिंकेज या पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये है सहलग्नता या लिंकेज। ये जो दोनों शब्द हैं वो किसने दिए, मॉर्गन ने दिए हैं और इन्होंने अपने प्रयोग किए थे ड्रोसोफिला पर। मॉर्गन ने दिया था। अगर ऑप्शन में नहीं है तो सर्वप्रथम देखा था इनको बेटसन और पुनेट ने। बेटसन BATSON, बेटसन और पुनेट ने इनको देखा था कहाँ पे, लेथाइरस ओडोरिटस में। लेथाइरस ओडोरिटस में देखा था इन्होंने। बेटसन और पुनेट ने ही संलग्नता के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटसन और पुनेट का नाम आता है और मॉर्गन का भी नाम आता है। देखो, इन्होंने जो बेटसन और पुनेट ने इन्होंने युग्मन और प्रतिकर्षण के बारे में बताया था। किसके बारे में, युग्मन और प्रतिकर्षण के बारे में किसने बताया था, बेटसन और पुनेट ने बनाया था। कपलिंग और रिपल्शन के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम संलग्नता का सिद्धांत क्या कहता है। संलग्नता, पुनर्योजन क्या होता है, पहले तो पुनर्योजन के बारे में बात करते हैं। तो पुनर्योजन के बारे में बात करें तो पुनर्योजन क्या होता है, संलग्न जीन का पृथक्करण तथा नए जीन के संयोजन का निर्माण पुनर्योजन कहलाता है। देखो, संलग्न जीन का पृथक्करण, जो संलग्न जीन है उसका पृथक्करण तथा नए जीन के संयोजन, नया जीन जो होता है वो 50% उससे आता है ना, तो 50% नए जीन के संयोजन का जो निर्माण होता है वो पुनर्योजन कहलाता है और ये क्रॉसिंग ओवर का परिणाम होता है। क्रॉसिंग ओवर का ही परिणाम होता है पुनर्योजन। ठीक है, संलग्नता की बात करें तो संलग्नता की जो सामर्थ्य होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, संलग्नता की जो सामर्थ्य होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/जीनों के मध्य दूरी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/जीन विनिमय के, यानी कि क्रॉसिंग ओवर के। संलग्नता की जो सामर्थ्य होती है वो 1/जीनों के मध्य दूरी, जीनों के मध्य दूरी जितनी बढ़ेगी सामर्थ्य उतनी कम होगी। और 1/जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर संलग्नता को समाप्त करता है। क्रॉसिंग ओवर संलग्नता को क्या करता है, समाप्त करता है। एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन संलग्न होते हैं। एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, संलग्न होते हैं आपस में। देखो, संलग्नता दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पूर्ण संलग्नता और एक होती है क्या, अपूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता क्या होती है, जीन हमेशा पैतृक संयोग ही दर्शाते हैं, क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं पाई जाती है पूर्ण संलग्नता में। जबकि अपूर्ण संलग्नता में क्या होता है कि पैतृक संयोग के साथ साथ में नए संयोग, यानी कि 50% जो बनते हैं ना नए संयोग, वो भी बनते हैं इसमें पैतृक संयोग के साथ साथ में। तो नए जो संयोग होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के कारण बनते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं इसको।
अब बात कर लेते हैं लिंग सहलग्नता के बारे में। तो लिंग सहलग्नता किसी लक्षण की जीन लिंग गुणसूत्रों पर अगर प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे लिंग सहलग्नता। ठीक है, किसी लक्षण की जो जीन है, क्योंकि जीन क्या प्रदर्शित करती है, कोई एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करती है, तो लिंग गुणसूत्रों पर अगर वो प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे लिंग सहलग्नता। एक्स संलग्न और एक्स वाई संलग्नता दो प्रकार है इसके। एक्स संलग्न जो होती है उसमें आते हैं हीमोफीलिया और वर्णांगता और हीमोफीलिया एस संलग्न के उदाहरण है। एस संलग्न याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक्स वाई संलग्न के हैं ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, डायनड्रिक क्या होता है और होलेंड्रिक क्या होता है। डायनड्रिक का मतलब होता है वंशगति, जैसे कि किस प्रकार की वंशगति है, ये वंशगति के नाम हैं दोनों, डायनड्रिक और होलेंड्रिक। जो इस प्रकार की वंशगति होती है डायनड्रिक, उसमें क्या होता है कि एस संलग्न लक्षण जो होते हैं, इस प्रकार की जो वंशगति होती है डायनड्रिक, उसमें क्या होता है कि जो एस संलग्न जो लक्षण है, कौन से, एस संलग्न जो एक्स संलग्न जो लक्षण है वो माता से पुत्र में जाते हैं, पुत्र से पौत्री में जाते हैं। ठीक है, ग्रैंड डॉटर में जाते हैं, माता से पुत्र में जाएंगे और पुत्र से फिर पौत्री में जाएंगे। ठीक है, और एक होलेंड्रिक होता है। होलेंड्रिक जो होता है इसमें मेल टू मेल चलता है, जो वंशगति है वो मेल टू मेल चलेगी, जैसे फादर से सन में और सन से फिर ग्रैंड सन में जाएगी, पिता से पुत्र और पुत्र से फिर जो पौत्र होता है उसमें जाती है, होलेंड्रिक बोलते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं हम लिंग निर्धारण के बारे में। तो लिंग निर्धारण देखो, गुणसूत्र दो प्रकार के, गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। एक तो होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। ऑटोसोम क्या करते हैं, कायिक लक्षण, जितने भी कायिक लक्षण हैं उनको शो करते हैं ऑटोसोम। और लिंग निर्धारण में जो भाग लेते हैं वो होते हैं एलोसोम। लिंग निर्धारण में भाग कौन लेते हैं, एलोसोम लेते हैं। निषेचन के आधार पर प्रोगैमिक और एपिगैमिक दो प्रकार के होते हैं गुणसूत्र। देखो, जब प्रोगैमिक किसको बोल देंगे, जब निषेचन से पूर्ण लिंग का निर्धारण हो रहा है, निषेचन से पहले ही लिंग का निर्धारण हुआ जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रो यानी पहले, गैमिक यानी गैमीट। देखो गैमिक, ठीक है, प्रो यानी पहले गैमीट का निर्धारण हो रहा है, यानी कि पहले निषेचन से पहले ही लिंग का निर्धारण हो रहा है। जैसे कि ड्रोन ऑफ हनी बी जो होता है, मधुमक्खी होता है, उसके जो ड्रोन्स होते हैं उसमें ऐसा होता है प्रोगैमिक, इसमें लिंग निर्धारण पाया जाता है। और एक होता है एपिगैमिक मतलब निषेचन के पश्चात लिंग का निर्धारण होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा था प्रोगैमिक और फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है तो उसको बोलते हैं एपिगैमिक। जैसे मादा मधुमक्खी जो होती है उसमें होता है एपिगैमिक। अब बात करते हैं लिंग निर्धारण। देखो तीन प्रकार से, XO प्रकार का, X0 प्रकार का या XO प्रकार का बोल दो, XY प्रकार का और ZW प्रकार का। अधिकांश जो कीट होते हैं, जो जैसे टिड्डा वगैरह है, अधिकांश जो कीट होते हैं उनमें X0 प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, XX और X0 होता है। Y जो होता है उसकी एब्सेंट होती है। ठीक है, XX मादा होती है और ये X0 नर होता है। X0 होता है यहाँ पे, अधिकांश कीटों में ऐसा पाया जाता है। XY प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है वो मनुष्य में होता है, ड्रोसोफिला में होता है। XY प्रकार का यानी कि XX मादा होती है और XY यहाँ पे क्या होता है, नर होता है। ठीक है, मनुष्य और ड्रोसोफिला में ऐसा पाया जाता है। ZW प्रकार का, ZW प्रकार में पक्षी और जो रेप्टाइल्स हैं उनमें पाया जाता है ZW प्रकार का। इसमें क्या होता है, दो जो देखो इसमें क्या होता है, 2A प्लस ZW प्रकार का होता है, यानी कि 2A तो वो कायिक हो गए और लैंगिक जो गुणसूत्र हैं वो है ZW मादा दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती है। इसमें क्या होता है, जो पक्षी और रेप्टाइल जो होते हैं, ZW प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है उसमें जो मादा होती है ZW होती है, यानी कि दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती है। दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करती है मादा। एक वह नर एक प्रकार के युग्मक बनाता है। मादा जो होती है वो दो प्रकार के युग्मक बनाती है और नर जो होता है वो एक प्रकार के युग्मक बनाता है। तो इस तरह का जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है पक्षी और रेप्टाइल्स के भीतर। अब बात कर लेते हैं, देखो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जंपिंग जीन्स क्या होते हैं। देखो जंपिंग जीन्स या गतिशील
आनुवांशिक तत्व की खोज, जंपिंग जीन्स या गतिशील आनुवांशिक तत्व की जो खोज की है वो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की है। किसने की है? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मक्का में की है जंपिंग जीन्स की खोज। गतिशील आनुवांशिक तत्व की खोज की है बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। पुरुषों में गंजापन सामान्य होता है, इसकी वंशगति इसकी जो पुरुषों में गंजापन जो होता है वो सामान्य होता है, इसकी वंशगति प्रभावी ऑटोसोम जीन द्वारा होती है। पुरुषों में गंजापन सामान्य होता है, इसकी वंशगति जो होती है वो प्रभावी ऑटोसोम जीन द्वारा होती है। प्रभावी जो ऑटोसोम होता है उस जीन के द्वारा होती है। एक सियारा चार्ट का उपयोग वर्णांकता के परीक्षण में किया जाता है। जो वर्णांकता का परीक्षण होता है उसमें सियारा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है, ठीक है। नोट है, देखो मानव अनुवांशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स को यूजेनिक्स भी कहा जाता है। वंशागत लक्षण होते हैं जैसे कि बोनापन, रंजकहीनता, वर्णांकता, हीमोफीलिया, ये क्या है? वंशागत लक्षण होते हैं। अब हम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, म्यूटेशन के बारे में। उत्परिवर्तन, ये जो शब्द है वो किसने दिया है? ह्यूगो डू ब्रीज ने दिया है। इवनिंग प्राइमरोज पर इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, 4 o'clock प्लांट जिसको बोलते हैं। ह्यूगो डू ब्रीज ने इनका ये शब्द दिया था, उत्परिवर्तन। जीवों के आनुवांशिक संगठन में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन, जीवों के जो आनुवांशिक संगठन है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसमें अचानक कुछ होने वाले जो वंशागत परिवर्तन होते हैं, वंशागत कुछ परिवर्तन हो जाते हैं अचानक से, तो ये होते हैं म्यूटेशन के द्वारा। उत्परिवर्तन असतत विभिन्नताओं का स्रोत है, ठीक है। कैसा है? असतत विभिन्नताओं का स्रोत है। उत्परिवर्तन की खोज की है वो की है मॉर्गन ने, और ड्रोसोफिला की आई में की थी। इसकी जो आई होती है एक लाल होती है एक श्वेत होती है, ड्रोसोफिला की आई। उत्परिवर्तन की खोज मॉर्गन ने की है, शब्द ह्यूगो डू ब्रीज ने दिया है। दोनों साइंटिस्ट याद रखने हैं, ह्यूगो डू ब्रीज का नाम पूछा जाता है। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? डीएनए या जीन पर स्थित ऐसे स्थल जहां उत्परिवर्तन की आवृत्ति होती है वो सर्वाधिक होती है, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स। देखो, डीएनए या फिर जीन पर स्थित ऐसे स्थल होते हैं जहां उत्परिवर्तन की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। उत्परिवर्तन की जो इकाई होती है उसको म्यूटन बोलते हैं। उत्परिवर्तन की इकाई, इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? म्यूटन होती है। म्यूटन होता क्या है? डीएनए के वह छोटे से छोटा अंश होता है जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, तो इसकी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है ना, तो वो होती है सबसे छोटी इकाई है, छोटे से छोटा अंश है जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, तो सीधी सी बात है म्यूटन होता है। सबसे छोटी इकाई उत्परिवर्तन की म्यूटन, ठीक है। उत्परिवर्तन के प्रकार, एक तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, एक जीन उत्परिवर्तन। देखो, गुणसूत्रीय यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, और एक है जीन म्यूटेशंस। तो अब बारे में बात कर लेते हैं हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनों के बारे में। गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होते हैं, एक तो गुणसूत्रीय एक जीन उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन लेते हैं तो गुणसूत्र की संख्या व संरचना में अगर परिवर्तन होता है, गुणसूत्र की संख्या में और संख्या में, या तो संख्या में होगा या संरचना में होगा, तो उसको बोलेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। देखो, ये दो प्रकार का होता है, एक तो हेट्रोप्लॉइडी और गुणसूत्रीय विपतन। एक तो होता है विषम गुणिता और एक होता है गुणसूत्रीय विपतन। देखो, गुणसूत्रों की अगर संख्या में परिवर्तन हो रहा है किसमें, तो उसको बोलते हैं विषम गुणिता या हेट्रोप्लॉइडी या जीनोमिक म्यूटेशन। देख, गुणसूत्रों की संख्या में हो रहा है तो विषम गुणिता, अगर गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है तो गुणसूत्रीय विपतन कहलाता है। अब विषम जो गुणिता होती है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो वो भी दो प्रकार से होता है, सुगुणिता और असुगुणिता, या यूप्लॉइडी या एनुप्लॉइडी। देखो, यूप्लॉइडी यानी कि जो गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन पड़ रहे हैं तो सेट की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। एक सेट की यानी कि समुच्चय की, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, तो जो समुच्चय की संख्या में, यानी कि 3n 4n, जैसे 3n टेट्राप्लॉइडी 4n, 3n ट्राइप्लॉइडी टेट्राप्लॉइडी 4n, ठीक है। सेट की संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है, इसको और एक होता है एनुप्लॉइडी यानी कि सेट में गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है। मतलब सेट जो है, सेट तो सेम है जैसे 2n 3n, लेकिन उसकी जो गुणसूत्र की संख्या है उसमें वृद्धि या कमी हो रही है, तो उसको बोलते हैं एनुप्लॉइडी।
ठीक है। देखो जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं बहुप्लॉइडी के बारे में। तो दो प्रकार से होती है जो बहुप्लॉइडी होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी पॉलीप्लॉइडी की, एंड ट्राइप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात की है वो की है सुगुणता या यूप्लॉइडी के बारे में। तो यूप्लॉइडी क्या है, संख्या में परिवर्तन हो रहा था, संख्या में परिवर्तन होता है। तो देखो बहुप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। दो प्रकार की होती है बहुप्लॉइडी। एक तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी यानी कि ए यानी कि समुच्चय हैं, तीनों समुच्चय हैं वो सेम प्रकार के हैं। एलोप्लॉइड पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, सेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे ए बी सी ए बी ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं सेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। और एलोप्लॉइडी, एलो यानी कि अलग और ऑटो यानी सेम, सेम होता है। तो ये जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रिटिकल जो होता है, ट्रिटिकल पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल है ट्रिटिकल, जो गेहूँ होते हैं ना वो गेहूँ। देखो ट्रिटिकल जो होता है ना, ट्रिटिकल ड्यूरम से बनते हैं। ट्रिटिकल ड्यूरम का जब क्रॉस करवाते हैं राई के साथ में, सिकेल सर्केल, सिकेल सर्केल यानी कि राई जो होती है उसका ही नाम है। 2n बराबर 14 होते हैं, 4n बराबर 28 होते हैं। तो इसमें इन दोनों का क्रॉस करवा के ट्रिटिकल यानी कि स्टेराइल होती है ये ट्रिटिकल प्राप्त की जाती है। 3n बराबर 21 होते हैं और कोल्चिसिन के घोल में इसको रख दिया जाता है, फिर ये फर्टाइल हो जाते हैं ट्रिटिकल। तो इसका क्रॉस क्या होता है, बहुपॉलीप्लॉइडी का बहुगुणिता का एग्जाम्पल है। दूसरी जो हम बात कर लेते हैं एन्यूप्लॉइडी। देखो असुगुणता, जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, सेट में गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि को दर्शाता है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। क्या होता है कि जैसे 2n-1 इसको बोलते हैं मोनोसोमी, 2n-2 नलीसोमी होता है, 2n-1 मोनोसोमी। मोनोसोमी के एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है ना। तो जब एक ही गुणसूत्र की कमी या हो जाती है, तो जैसे 2n-1 है तो इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, इसमें कमी होती है एक गुणसूत्र की, ठीक है। और एक है 2n+1, 2n+1 होगा तो उसको बोलेंगे ट्राइसोमी, इसमें वृद्धि होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम में होती है। डाउन सिंड्रोम में क्या है, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे देखो एक गुणसूत्र की कमी होती है, यानी कि मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। एनोप्लॉइडी का जो कारण है वो क्या है, अर्धसूत्रण के दौरान जो मियोसिस होता है उसके दौरान समजात गुणसूत्र युग्म का पृथक्करण नहीं होता है। जो समजात गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जो युग्म होता है उसका पृथक्करण जब नहीं होता है तो ये एनोप्लॉइडी का ही कारण बनता है, ठीक है। म्यूटेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब पहला तो हमने पढ़ लिया क्या, पहला जो हमने पढ़ लिया गुणसूत्रीय म्यूटेशन, उसके बाद है पहला जो हमने बात की थी, पहला हमने बात कर ली थी किसके बारे में, विषम गुणिता। अब गुणसूत्रीय विपतन के बारे में बात करते हैं। गुणसूत्रीय जो विपतन होता है वो होता है क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन अगर हो रहा है, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे कैंसर कोशिकाओं के सामान्य रूप में देखे गए ये जो परिवर्तन है, गुणसूत्र की जो संरचना है उसमें परिवर्तन होता है तो गुणसूत्रीय विपतन होता है। इसमें अभाव भी हो सकता है, डिलीशन, एक तो होता है डिलीशन यानी कि अभाव होता है, गुणसूत्र के खंड या भाग की हानि हो जाती है। ये भी बहुत तरह के होते हैं, अंतस्थ विलोपन, अंतर्वेशी प्रतिपन, द्विगुणन, स्थानांतरण। अंतस्थ यानी कि टर्मिनल विलोपन हो जाता है, अंतर्वेशी बीच में से हो जाता है, प्रतिपन यानी कि लेफ्ट से राइट में हो जाता है, राइट से लेफ्ट में हो जाता है प्रतिपन। द्विगुणन डुप्लीकेशन हो जाता है, जिस बार बार रिपीटेशन हो जाता है। इसके बाद स्थानांतरण है, ट्रांसलोकेशन है, वो एक गुणसूत्र है वो दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीन उत्परिवर्तन के बारे में। जीन उत्परिवर्तन सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो था जीन उत्परिवर्तन। देखो पहला जो पॉइंट था वो तो क्या, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और अब हम बात कर लेते हैं जीन उत्परिवर्तनों के बारे में। तो जीन उत्परिवर्तन जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, जीन या पॉइंट म्यूटेशन इनको कहा जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो है प्रतिस्थापन, एक है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। प्रतिस्थापन और फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन जो होते हैं,
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन से प्रतिस्थापन से बनते हैं। तो प्रतिस्थापन क्या होता है? डीएनए संरचना में एक क्षारक का किसी अन्य नाइट्रोजन क्षारक द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। जो बिंदु उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं, जीन म्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि डीएनए संरचना में एक नाइट्रोजन क्षारक का किसी अन्य नाइट्रोजन क्षारक द्वारा विस्थापन हो जाता है। डीएनए संरचना में एक नाइट्रोजन क्षारक का किसी अन्य नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया जो होता है उसमें ऐसा होता है, जिसमें क्या होता है, जीएजी जो कोडोन होती है, ग्लूटामिक एसिड को कोडोन करता है जीएजी कोडोन, और ये परिवर्तित हो जाता है जीयूजी में, जीयूजी कोडोन में परिवर्तित हो जाता है और वेलिन एसिड को कोड करने लगता है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वो किसको कोड करने लगता है? वेलिन एसिड को। जीयूजी कोडोन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि प्रतिस्थापन हो जाती है। एक नाइट्रोजन क्षारक जो होता है वो अन्य नाइट्रोजन क्षारक में क्या है? प्रतिस्थापन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन बोलते हैं। ये जीन उत्परिवर्तन है, बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है। उसमें भी प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है, ज़्यादा घातक होता है, प्रतिस्थापन की बजाय ये ज़्यादा घातक होता है। थैलेसीमिया में ये पाया जाता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ठीक है, अब बाद में बात कर लेते हैं हम म्यूटेजेंस क्या होते हैं। म्यूटेजेंस यानी कि पदार्थ जो उत्परिवर्तन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। वे पदार्थ जो उत्परिवर्तन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? म्यूटेजेंस बोलते हैं। ये रेडिएशन की वजह से होते हैं, जैसे आयनकारी अनायनकारी जो रेडिएशंस होते हैं, अल्फा बीटा गामा एक्सरे, ये आयनकारी हैं। अनायनकारी हैं यूवी रेज कैसी है? अनायनकारी रेज है, उनकी वजह से भी ये भी म्यूटेजेंस के ही उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ये जो यहाँ तक जो कंप्लीट किया है इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इन क्लासेस को ज़रूर देखिए आप लोग, बहुत अच्छे से ये आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में। 2026 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जो आई हैं, और जो स्टूडेंट्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।